Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत राहुल गांधी के राजस्थान दौरे से। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को राजस्थान के कोटा पहुंचे, स्टूडेंट से, छात्रों से संवाद किया और उन छात्रों से भी मिले जो यहां देश भर से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करने आए हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान छात्रों के फ्यूचर प्लान, पढ़ाई के दौरान सामने आने वाली चुनौतियां, इन सब पर बात की। राहुल ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को दबाव में रखता है, उन्हें तनाव देता है, जो देश के भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। राहुल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें ताकि आगे से किसी बच्चे को आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम न उठाना पड़े। खास बात क्या रही कि राहुल गांधी ने शुरुआत में ही ये साफ कर दिया कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं और छात्रों की आवाज़ उठाने का एक मंच है। आज केवल स्टूडेंट्स और युवाओं के बारे में बात होगी। All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you in Kota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. तो राहुल गांधी ने जहां नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर स्टूडेंट से बात की, तो वहीं एमपी में नीट 2026 के री एग्जाम की तैयारियां आखिरी फेज में। भोपाल में डीजीपी कैलाश मकवाना ने एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक ली। इंदौर में भी पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। इंदौर शहर में 57 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा होगी। नीट की तैयारियों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एग्जाम सही तरीके से हो, इसके लिए सरकार, प्रशासन प्रतिबद्ध है। नीट को लेकर के हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में भी है और वो सारे प्रबंधन कर रहा है जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसी नौबत ना आए जो बीते समय हुई थी। हमने निर्देश जारी किए हैं, जहां शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवागमन की थोड़ी कठिनाई है तो वहाँ बसें बड़े महानगरों में लगा देंगे। वहाँ रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, जिनके अभिभावक आए उनके लिए भी वो वहाँ अपनी सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर बच्चों के साथ अपना समय और बच्चों को अंदर छोड़कर भी उनका अपना समय ठीक से गुजरे, ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के कार्यक्रम में जरा सा बदलाव हुआ है। अब 21 जून को दोपहर 2 बजे राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। 21 जून को ही शाम 6:40 को वापस दिल्ली लौट जाएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल होंगे। करीब 4 घंटे कांग्रेस जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग सेशन में वो मौजूद रहेंगे। अभनपुर के मंगल भवन में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर हो गया और सभी जिलाध्यक्ष 10 दिनों तक शिविर में ही रहेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नई तस्वीर देखने को मिली, जब चुनावी हार और पार्टी में बगावत की चर्चाओं के बीच ममता बनर्जी एक बार फिर से सड़कों पर संघर्ष करती नजर आई।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता के धर्मतला में सड़क पर उतर आईं। ममता ने हॉकर्स के अधिकारों के समर्थन में आयोजित विरोध मार्च में हिस्सा लिया और बिना पुनर्वास के उन्हें हटाए जाने का विरोध किया। चुनाव में कड़ी हार के बाद ये पहला मौका है जब ममता बनर्जी किसी जन आंदोलन या विरोध प्रदर्शन में सीधे तौर पर शामिल हुई हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे ममता की सड़क वाली राजनीति में वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल चुनावी झटके के बाद टीएमसी अंदरूनी असंतोष और बगावत की खबरों से जूझ रही है। ऐसे में ममता का जनता के मुद्दे पर सड़क पर उतरना पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को नया संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अभिषेक के खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई गई थी। ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। दरअसल बार बार मौका देने के बाद भी अभिषेक के वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अभिषेक की याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें, यह मामला साल 2020 का है, जब कोलकाता की एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इसके बाद आकाश विजयवर्गीय ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ साल 2021 में भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिषेक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर अभी तक अंतरिम रोक लगी हुई थी, लेकिन अब ये रोक खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेश भर के जिला मुख्यालय और बिजली दफ्तरों का घेराव किया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से इससे जुड़ी कई तस्वीरें सामने आई हैं, इसे आपको दिखाते हैं। रायपुर, जगदलपुर, कोंडागांव, अंबिकापुर, राजनांदगांव, पेंड्रा, बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद और जांजगीर चांपा की ये तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां कांग्रेस बिजली दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन और घेराव करती नजर आ रही है। आरोप लगाए कि पेट्रोल डीजल की महंगाई से जनता अभी तक पार पाई नहीं थी कि बिजली की दरों में 6% ज़्यादा का इजाफा कर दिया गया। इससे आम जनता, किसान, छोटे व्यापारी सब प्रभावित हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर जो लगा है, इससे ज़्यादा बिल आता है पहले से ही। तो कांग्रेस ने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली वाला राज्य है, फिर भी लोगों को महंगी बिजली के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट नहीं है, ये फैक्ट है। दूसरी तरफ अघोषित बिजली कटौती भी बदस्तूर जारी है। उमरिया के बकेली गांव के रहने वाले एक दिव्यांग दंपत्ति पिछले 1 साल से ट्राईसाइकिल के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी अफसर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। एक के बाद एक जब वो इस तरह की समस्याओं से जूझते रहे तो एक नई उम्मीद के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर से ट्राईसाइकिल की गुहार लगाई। अपर कलेक्टर ने उन्हें जल्द ही ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। पति पत्नी दोनों पैर से दिव्यांग हैं, इसके चलते चलते फिरने में जो उनकी दिक्कतें हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। लंबे वक्त से अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर वो लगा रहे हैं। दोनों जो हम पति पत्नी हैं, हमको चाहिए गाड़ी चाहिए। हम कहाँ ही पैदल हिड़ सकें ये भूरा में। मेरे समस्या यही है कि मेरे पास पैर का कमी है। मैं उमरिया जिला में आई हूँ कलेक्ट्रेट में गाड़ी के लिए आवेदन डालने। गाड़ी मिल जाएगी तो मेरे को बहुत सुविधा हो जाएगा। लोगों को ट्राईसाइकिल प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अभी हम लोगों के पास में ट्राईसाइकिल की कमी हो गई है, तो हम लोग ने CSR के माध्यम से इसे मंगाया है। तो जैसे ही प्राप्त हो जाता है हम लोग उन्हें उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ में आम जनता की सबसे ज़्यादा शिकायतें जिस विभाग से जुड़ी हैं, अब उस विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजस्व विभाग में सालों से एक ही जगह जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा सरकार ने तलब किया है। सरकार इसे व्यवस्था सुधार की कवायद बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे तबादला उद्योग का हिस्सा बता रहा है। एक खास रिपोर्ट आप देखें। जमीन नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा हो या राजस्व रिकॉर्ड में सुधार, आम लोगों का सबसे ज्यादा सामना राजस्व विभाग से ही होता है।
लेकिन यही विभाग लंबे समय से शिकायतों के घेरे में भी है। सुशासन तिहार और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व मामलों से जुड़ी बताई जा रही हैं। वहीं एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में भी कई राजस्व अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच और कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। इन्हीं शिकायतों और आरोपों के बीच अब राजस्व विभाग ने प्रदेश भर के जिलों से 3 साल या उससे ज्यादा समय से एक ही स्थान पर पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक और सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख और राजस्व निरीक्षकों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही एक ही हलका में 3 साल से ज्यादा समय से कार्यरत पटवारियों का पूरा ब्यौरा भी तलब किया गया है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। हमारे विभाग में चाहे पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जितने लोग हैं, कितने समय से कहाँ पदस्थ हैं, इनकी हम एक सूची बनवा रहे हैं। और जो बहुत समय से एक ही जगह जमे हुए हैं और उनको पद रिक्तता के आधार पे उनको इधर उधर भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस पूरी कवायद को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे तबादला उद्योग का हिस्सा बताया है। निश्चित तौर पर ये तो ट्रांसफर व्यवसाय चल रहा है। इनके पास कौन से मापदंड है, कौन कौन से पटवारी भ्रष्टाचार है, कौन से पटवारी जो है बहुत ईमानदार है, कोई मापदंड है क्या सरकार के पास में? सिर्फ ये तो पूरी तरह से एक व्यावसायिक आज जरिया बन गया है एक ट्रांसफर व्यवसाय का। राजस्व विभाग में सालों से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तलब होने के बाद अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। सवाल है कि क्या बड़े पैमाने पर तबादलों से राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और आम लोगों की शिकायतें कम होंगी, या फिर विपक्ष के आरोपों के बीच ये मामला राजनीतिक विवाद का नया मुद्दा बन जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि शिकायतों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राजस्व विभाग पर सरकार की नजरें टिकी हुई हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। रायपुर में सेरीखेड़ी में 10 लाख रुपए की लूट के मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कंपनी का ऑफिस बॉय दिनेश राव ही मास्टरमाइंड निकला है लूट का। 9,70,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अन्य 3 आरोपियों की तलाश अब की जा रही है। मंदिर हसौद पुलिस और क्राइम यूनिट जांच में जुटी हुई है। सेरीखेड़ी में 10 लाख रुपए की लूट के मामले में वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। कंपनी का ऑफिस बॉय दिनेश राव ही इसका मास्टरमाइंड था। 9,70,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। बाकी जो 3 आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। सुमन पांडे हमारे सहयोगी और अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। बताएं सुमन। जी, इस पूरे मामले में जो बड़ी कार्रवाई पुलिस ने 24 घंटे की है उसमें जो दिनेश राव को गिरफ्तार किया गया है वो उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑफिस बॉय का काम करता था जहां से इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात को मैं आपको बताऊं अविनाश, तो इसमें जो सागर डहरिया है कंपनी के अकाउंटेंट है वो 10 लाख रुपए लेकर जा रहे थे। इस दौरान दिनेश राव ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसने अपने बुआ के एक लड़के को यानी अपने भाई को जो है बुलाया था और उसके एक परिचित को बुलाया था और ये जो है अकाउंटेंट का पीछा कर रहा था और फोन पर दोनों युवकों के साथ संपर्क में बना हुआ था। इसी के इशारे पर जो है सागर डहरिया के साथ वो दोनों बदमाश लूट करके भाग गए। पुलिस जब लगातार कर्मचारियों से पूछताछ कर रही थी तब दिनेश राव बार बार बयान बदल रहा था। पुलिस को शक हुआ, जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने पूरी प्लानिंग के बारे में बताया। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि लगभग 20 लाख रुपए का लोन दिनेश राव के सिर पर था। उसे ही अदा करने के लिए इसने 10 लाख रुपए की इस लूट की पूरी प्लानिंग बनाई। इसके बाद अमलेश्वर इलाके में गए और 30,000 रुपए इसने अपने भाई और उसके साथी को दिए और वो दोनों वहां से फरार हो गए। तो 9,70,000 रुपए इसके पास थे जिसे पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया गया और जो 2 साथी जो भागे हैं इसके उन्हें भी लगातार पुलिस अब इस पूरे मामले में ढूंढ रही है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। दतिया में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। कार सवार युवकों पर ही फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो दतिया में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। कार सवार युवकों पर ही फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। अरुण मिश्रा हमारे सहयोगी और बेहतर अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण बताएं क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, दतिया का सिद्धार्थ कॉलोनी एरिया है
और यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक कार सवार जो मित्र थे उन पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उसको गोली लगी, गोली चूंकि पैर में लगी थी लेकिन उसमें ब्लीडिंग इतनी हो गई कि उससे उसकी मौत हो गई। और अब कोतवाली पुलिस मामले की कार्रवाई में लगी जुटी हुई है और जो कारण बताया जा रहा है वो आपसी रंजिश है, पुरानी रंजिश है। हालांकि दतिया में इस प्रकार की जो घटना है वो लगातार होती रहती है। पुलिस इस पर बिल्कुल ये अगर कहना चाहे तो कार्रवाई जो है वो शून्य रह जाती है और कहीं ना कहीं इस प्रकार के अपराध घटित हो जाते हैं। दतिया में कट्टा का जो प्रचलन है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा है और कट्टा के प्रचलन अगर जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक इस प्रकार की जो घटना है वो थमेगी नहीं। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।